दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कल किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी आरजेडी का साथ मिलने के कारण बिहार में इसका असर दिखा। दिन चढ़ने के साथ राजद कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे। पटना के बाईपास इलाके और पटना सिटी में बंद समर्थक गाड़ियों का आवागमन बाधित की, दुकानों को बंद करा दिया। जी हां, बाईपास रोड पर कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी किए जाने की सूचना मिली। जी हां, कुछ जगहों पर दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने की शिकायत भी मिली। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, जहानाबाद, गया, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज सहित सभी जिलों में राजद और भाकपा माले के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। दोस्तों बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों का परिणाम को लेकर चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कल इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार बोर्ड के पटना स्थित मुख्यालय में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर की मौजूदगी में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकाय के परिणाम जारी कर दिए गए। जी हां, छात्र वेबसाइट www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट है जी, उसमें से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। जी, रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पर रोल नंबर और जन्म तिथि की जानकारी देनी होगी। इंटर में कुल 78.04% छात्र सफल घोषित हुए। जी, आर्ट्स में मधु भारती ने 463 अंकों के साथ टॉप किया। मधु भारती आर लाल कॉलेज खगड़िया के छात्रा हैं। सिमलतला विद्यालय के कैलाश कुमार वाणिज्य कॉमर्स में टॉप किया है। इसके अलावा साइंस में सुगंध ने राज्य में टॉप किया है, जो कि एसएन सिन्हा कॉलेज की पढ़ने वाली है। विज्ञान में 76.28% छात्र पास हुए हैं। कला में 77% छात्र पास हुए हैं। दोस्तों बिहार में अब 15 से 20 साल पुरानी कई गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखेगी। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी अब बिहार में भी लागू हो सकती है, जिसके बाद बिहार में करीब 1.5 लाख गाड़ियां सड़कों पर चलने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जी हां, और सड़कों से बाहर कर दिया जाएगा। जी हां, नियमों के अनुसार 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों और 20 साल पुराने निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी अब बिहार सरकार भी लागू करने का विचार कर रही है। जी हां, परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। व्यावसायिक वाहनों में ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो जैसे वाहन शामिल है। 2001 में खरीदी गई निजी गाड़ियां भी इस कैटेगरी में शामिल की जाएगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर पर पुरानी गाड़ियों का प्रदर्शन जांच किया जाएगा। यह पुरानी गाड़ियों की संख्या सड़क पर कम करने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों बिहार में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आय, जाति और आवासीय जैसे प्रमाण पत्र लेने के लिए अब ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जी हां, खबर के मुताबिक आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब तय समय सीमा में यह प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल आईडी पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर प्रिंट कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहीं ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मिली जानकारी के अनुसार ऑफिस में भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने यह नई सुविधा बनाया है। जी इससे आम लोगों को भी ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और उनके ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र आ जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बीते 23 मार्च को बिहार विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से फोन पर बात करके विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर संज्ञान लेने को कहा है। जी हां, उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान करके रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। जी हां, विजय सिन्हा ने विधायकों के व्यवहार की समीक्षा और कार्रवाई करने की भी बात कही है। 23 मार्च का वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज विधानसभा की आचार समिति को सौंपने का फैसला किया है। जी आपको बता दें कि 23 मार्च को विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिल लाया गया था, जिसके विरोध में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
दोस्तों बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैलने लगा है। जी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कई कदम के बाद भी कुछ जिलों में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। साथ ही साथ प्रतिदिन कई नए कोरोना केस भी मिल रहे हैं। जी खबर के मुताबिक पिछले 5 दिन में 755 नए कोरोना मरीज मिले हैं बिहार में, जिससे बिहार सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सरकार लोगों से मास्क लगाने तथा कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। मिली जानकारी के अनुसार कल बिहार के 33 जिलों में कुल 258 नए मरीज मिले, जिससे सबसे ज्यादा पटना में 54 और अररिया में 50 नए कोरोना मरीज मिले। इतना ही नहीं, बेगूसराय में 23, रोहतास में 15, समस्तीपुर में 14, भागलपुर और जहानाबाद में 13 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जी होली के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से काफी मात्रा में लोग बिहार आ रहे हैं, जिसके कारण राज्य में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों होली त्योहार रंगों के साथ ही खाने पीने और फिर मस्ती करने का भी त्योहार है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी होली की हुड़दंग भी कर सकेंगे। जी ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जी इसके लिए खान पान की चीजें खरीदते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। जी जरा भी लापरवाही हुई तो फिर खतरनाक रंगों वाली मिठाई होली को बदरंग कर सकती है। जी दरअसल होली में मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की डिमांड बढ़ जाती है, विशेष तौर पर दूध से बने सामान जैसे कि पनीर, खोआ और मिठाई। जी सस्ती मिठाइयों में अक्सर रंगों का प्रयोग अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है, जो कि सेहत पर बुरा असर डालता है। जी पनीर और खोआ में भी बड़े स्तर पर मिलावट की शिकायतें मिलती रहती है। जी त्योहार के समय तो कम ही जगहों पर शुद्ध सामान मिलने की गारंटी होती है। ऐसे में ये चीजें खरीदते समय खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। मिलावटी सामानों के टेस्ट में भी अंतर होता है। जी कुछ लोग सस्ते के लालच में फंसकर नकली चीजें खरीद लेते हैं, जो उनकी और उनके घर वालों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। होली में खान पान और रंगों के इस्तेमाल में हानिकारक चीजों से परहेज करें। जो खान पान में थोड़ी सी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। त्योहार के दौरान बाजार में मिलावटी खोआ और मिठाइयां बिकती है। ऐसे में सही दुकान देखकर ही खाद्य सामान की खरीदारी करें। जी होली पर रंगों का सावधानी से प्रयोग करें। जी रंगों में कई तरह के केमिकल मिले होते हैं, जो त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी कि चमड़ी के लिए नुकसानदायक होते हैं। जी हां, अबीर गुलाल से ही होली खेलें, इससे नुकसान कम होगा। दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बिहार में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद भी 3 डॉक्टर कोरोना पाए गए हैं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी बिहार में बहुत से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जी इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग लोगों को कई तरीके के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के पहला डोज लेने के कुछ दिनों के बाद दूसरा डोज लेना होता है। जी हां, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन के दूसरा डोज लेने के 1 महीने के बाद भी 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, जिससे हरकत मच गया है। एनएमसीएच के डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था, लेकिन 1 महीने बाद उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी आपको बता दूं कि एनएमसीएच के एक महिला डॉक्टर ने 24 फरवरी को वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था, लेकिन 28 दिनों के बाद उनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एनएमसीएच के ही एक और डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अगर आप नेपाल जा रहे हो तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिकट आपको 50 रुपए में लेने होंगे। जी हां, जबकि अगर आप नेपाल जा रहे हो तो नेपाल जाने के लिए किराया है मात्र 40 रुपए। जी हां, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत से कम में आप नेपाल पहुंच जाएंगे। यह बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन सोलो आना बिल्कुल सच है। जी हां, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपए है, जबकि यहां से नेपाल का किराया मात्र 45 रुपए है। जी हां, बुधवार से नई दर से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। जी हां, कोरोना के चलते भीड़ नियंत्रण करने के लिए यह मूल्य वृद्धि की गई है, लेकिन इसके बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 1/4 से भी कम रह गई है। जी हां, बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म टिकटों का दाम बढ़ा दिया है। 30 अप्रैल तक बढ़े हुए दाम पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री होगी। दोस्तों पूरे बिहार में कल 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बही, जिस कारण धरातल से 500 मीटर तक धूल के कण छाए रहे। जी अगले 24 घंटे तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। आईएमडी पटना के मुताबिक होली पर बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे। जी ऐसी स्थिति 31 मार्च तक बनी रह सकती है। 27 मार्च के बाद से पूर्वईय हवा चलने लगेगी। जी कल दिन का अधिकतम तापमान सीमांचल मिथिलांचल का 37 डिग्री दर्ज किया गया। पटना, गया, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर का उच्चतम तापमान
तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। जी हां, जहां तक न्यूनतम तापमान का सवाल है, गया क्षेत्र को छोड़कर पूरे बिहार में सामान्य से अधिक 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हालांकि जैसे ही पूर्वीय हवा चलने लगेगी, रात के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होने के आसार हैं। कल पूरे बिहार में आर्द्रता 62% से नीचे ही रही। जी हां, मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मार्च के अंत में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जी, आसमान में बादल छाए रह सकता है। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, अररिया, जमुई, नवादा, पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ बारिश भी होने के आसार हैं। दोस्तों, बिहार की 300 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व एक सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। इन पंचायतों को विघटित करने की कार्रवाई पंचायती राज विभाग द्वारा आरंभ कर दी गई है। अब इन ग्राम पंचायतों में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला पार्षद सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। ग्राम पंचायतों के अस्तित्व समाप्त होते ही राज्य में नए नगर निकायों की गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कुल 117 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को उत्क्रमित करके नगर पार्षद क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 8 ग्राम पंचायतों को सीधे नगर पार्षद क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों, ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण होली में घर आ रहे लोग बसों का सहारा ले रहे हैं। जी हां, उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले में करीब 100 बसों से रोज यात्री पहुंच रहे हैं। केवल मुजफ्फरपुर जिले में प्रतिदिन दिल्ली से करीब 50 से अधिक बस आ रहे हैं। अभी इन यात्रियों की संख्या 7 से 8 हजार है। जी हां, 1-2 दिन में यह संख्या दोगुनी होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश से यात्रियों का आना जारी है, लेकिन बैरिया बस स्टैंड में कोरोना जांच की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से आने वाली बस सुबह से दोपहर तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक आती है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। कई किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के निकट सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर पिछले 4 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की और फिर उनके फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने की गारंटी कानून दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होने जा रही है। बीजेपी जहां एक तरफ असम में फिर सत्ता में आने की दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को उखाड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इस बीच पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। जी, अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एक साथ सीएए लागू किया जाएगा। जी, उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन का काम जोर शोर के साथ चल रहा है। संसद से यह कानून पास है और कोरोना के चलते इसके लागू करने में देरी हुई है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, इसमें किसी को संयम रखने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि सीएए में नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2021 की मतदान प्रक्रिया आरंभ होने में केवल 1 दिन बाकी है। जी हां, भाजपा उत्तर पूर्वी राज्य असम में दोबारा सत्ता हासिल करने का प्रयास में लगी हुई है। जी हां, राज्य में सीएए और एनआरसी का मुद्दा अहम भूमिका निभा कर सकता है। जी हां, इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि लोग इस संबंध में बात नहीं करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने सीएम बनने और फिर पार्टी के सामने चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की है। जी हां, एक इंटरव्यू में शर्मा ने एआईयूडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस ने 1:1 पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। जी, असम में जनता जानती है कि बदरुद्दीन अजमल असमिया नहीं है, वे भारतीय हैं किंतु असमिया नहीं है। आपको फर्क करना होगा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि मियां यानी कि बंगला बोलने वाले मुस्लिम और असमिया के बीच जारी संस्कृत विवाद भाजपा ने तैयार नहीं किया है। जी, अब उनसे इस विवाद के खत्म होने को लेकर सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असमिया लोग 2-3 बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन मुस्लिम 12-14 को देते हैं, जिसका परिणाम है कि हम अपनी जगह खो रहे हैं। जी, उन्हें खुद को बदलना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे मदरसा जाते हैं, हम सामान्य स्कूल जाते हैं, हम नहीं बदल सकते, हम मदरसा नहीं जा सकते। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उन्हें बदलना होगा।
दोस्तों देश में बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। जी हां, वहीं इस बीच पक्ष विपक्ष में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। जी हां, वहीं इस बीच फटी जींस को लेकर यानी कि फटी हुई जींस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बड़ी बात कही है। जी हां, स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोग किस प्रकार से कपड़े पहने इससे नेताओं का कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नेताओं का काम नीति तय करना तथा कानून का शासन सुनिश्चित करना है। वहीं एक मीडिया समूह की तरफ से आयोजित एक समारोह में कहते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि कुछ चीजें पवित्र है तथा उनमें से एक है महिलाओं का अपना जीवन जीने का तरीका तथा चुनने का तरीका, जिस ढंग से वे चाहे अपना जीवन बिता सकते हैं, जिस ढंग से चाहे अपना कपड़ा पहन सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के सीएम पद संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस को लेकर बयान दिया था। जी हां, उनके बयान का विरोध भारत भर में हुआ था। वहीं कुछ व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री हरित सिंह रावत के बयान को उचित ठहराया था। जी हां, मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि मूल्यों में आई गिरावट युवाओं के अजीबोगरीब फैशन से झलकता है तथा वे घुटने पर फटी जींस पहनकर अपने को स्पेशल समझने लगते हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नेताओं का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, वे क्या करते हैं, क्योंकि हमारा काम नीति बनाना है तथा कानून का शासन सुनिश्चित करना है। कई नेताओं ने गलत बयान की है, वही यह मुद्दा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आए दिन इसको लेकर कई तरह के बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा है कि भारत की आधारिक संरचना अगले 5 सालों में अमेरिका और यूरोप जैसे बनने जा रही है। जी हां, एक नए भारत के निर्माण को लेकर हमने एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिसमें से हम पिछले 5 सालों में 17 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि पिछड़े इलाकों का विकास, नॉर्थ ईस्ट और बॉर्डर एरिया अभी भी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नितिन गडकरी ने कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 5 सालों में भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा और यह अमेरिका और यूरोप जैसा होगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को नेटवर्क पूरी तरीके से बिछाया जा चुका है, जिसमें 1 लाख करोड़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 30 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस शामिल है। इन सब की कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। जी हां, और ये इंजीनियरिंग का एक कमाल होगा, जिससे दिल्ली बॉर्डर सिंगापुर की तरह दिखेगा। उन्होंने आगे कहा है कि बॉर्डर सड़कों के निर्माण का 90% काम पूरा हो चुका है। इन जगहों पर काम ऑस्ट्रेलिया टनल मॉडल तरीके से किया जा रहा है, जहां का तापमान 8 डिग्री है। दोस्तों देश भर से अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी हां, पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। जी हां, इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिनों में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है। जी हां, ये एक रिकॉर्ड है। इस बीच कल 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जी हां, पिछले 159 दिनों में यह सबसे ज्यादा संख्या है। जी हां, महाराष्ट्र में करीब 36,000 नए मरीज सामने आए हैं। भारत में इससे पहले एक्टिव मरीजों की संख्या में सबसे तेज बढ़त पिछले साल सितंबर में दर्ज की गई थी। दोस्तों यूपी के बाद झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग का मामला सामने आया है। जी हां, यहां झारखंड हाईकोर्ट में इसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण लगातार हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि फिर राज्य में हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। जी हां, उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को बताया कि साल 1932 से पूर्व यानी कि 1932 से पहले मस्जिद से जो अजान दिए जाते थे उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यह बात की परंपरा है। लाउड स्पीकर से अजान देना धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर से जो अजान दिए जा रहे हैं उस पर अभी लंब रोक लगानी चाहिए। आज के समय में ध्वनि प्रदूषण एक आम समस्या हो गई है। ऐसे में इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है। जी हां, उन्होंने कहा है। जी हां, साथ में उन्होंने कहा है कि जबकि नियम के अनुसार एक ध्वनि सीमा निश्चित है, उससे तेज ध्वनि से आवाज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मध्य प्रदेश का मौसम भले ही अभी गर्म ना हो, लेकिन सियासी पारा आसमान पर है। जी हां, वजह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की मध्य प्रदेश में एंट्री। दरअसल मध्य प्रदेश में जल्दी नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। जी हां, ऐसे में AIMIM ने राजधानी भोपाल के साथ इंदौर और दूसरे शहरों में भी अपने ऑफिस खोलकर मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर दी है। जी हां, गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिली सफलता ने खासा उत्साहित कर दिखाया है। जी हां, यही वजह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी
ओबीसी ने भोपाल के जरिए मध्य प्रदेश से फतह की तैयारी शुरू कर दी है। जी मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को उतारने के लिए राजधानी भोपाल में कार्यालय भी खुल गया है। दरअसल बीते महीने नगर निगम चुनाव के जरिए गुजरात में एंट्री करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अहमदाबाद, गोधरा और मोडासा में भी एंट्री मार ली है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 15 साल बाद आई सत्ता में कांग्रेस के 15 महीने में ही गिर जाने से एआईएमआईएम को लगता है कि मुसलमानों का कांग्रेस को दिया गया वोट बेकार गया। जी हां, कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की है, मुसलमानों को वोट बैंक समझा है, इसलिए वे मध्य प्रदेश में राजनीति में आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीते साल नवंबर में राज्य निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाया था। जी हां, साथ ही राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वेक्षण किया था। दोस्तों, होली से पहले बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, संविदा पर बहाल कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हां, संविदा कर्मियों के वेतन में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामचरित्र राय ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार के इस फैसले से लगभग 950 संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद आंसू लिपिक का वेतन 19,000 से 25,000, अमीन का वेतन 18,000 से 22,000, निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन 17,000 से 21,000 और जंजीर वाहक का वेतन 16,000 से 18,000 रुपए कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि 2 साल के एक लंबे अंतराल के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि को स्वीकृति दी है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़े खतरे से आगाह किया है। जी हां, अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो फिर सावधान रहिए और इस वीडियो को देखिए। जी हां, एसबीआई ने कहा है कि कुछ फर्जी लोग एसबीआई के ग्राहकों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एसबीआई समय समय पर इस तरीके के अलर्ट जारी करता रहता है जिससे कोई भी ग्राहक फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। जी हां, एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज पोस्ट किया है। जी हां, मैसेज में लिखा गया है कि बैंक को कुछ शिकायतें मिली है कि जिनमें गलत तरीके से खाते से पैसे निकालने के मामले सामने आए हैं। जी हां, एसबीआई इन सभी मामलों की जांच कर रहा है, लेकिन ग्राहकों को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे किसी भी लालची एसएमएस या फिर मोबाइल लिंक पर बिना पूरी जानकारी लिए बिल्कुल भी क्लिक ना करें। जी हां, रिवार्ड पॉइंट के नाम पर फर्जी लोग एसबीआई के ग्राहकों को फोन और फिर एसएमएस कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक किसी भी हालात में किसी से भी अपना एटीएम पिन, ओटीपी या फिर सीवीवी बिल्कुल भी शेयर ना करें। दोस्तों, भारत में फरवरी महीने से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब कोरोना की दूसरी लहर देश में पहुंच चुकी है। जी हां, एसबीआई की रिसर्च टीम की तरफ से तैयार की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर लगभग 100 दिनों तक भारत में रहेगी। अगर 15 फरवरी से गणना करें तो फिर मई तक इसका असर बना रहेगा। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले अप्रैल मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर होगी। 23 मार्च के ट्रेंड को आधार मानकर बात करें तो देश में दूसरी लहर से तकरीबन 25 लाख से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। जी हां, एसबीआई की तरफ से जारी की गई 28 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकल स्तर पर लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कोई भी असर नहीं होता है, इसीलिए मास लेवल पर टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। आर्थिक संकेतों पर फोकस करते हुए पिछले हफ्ते से ही इंडेक्स में लगातार गिरावट दिखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का असर अगले महीने से दिखाई देने लगेगा। जी हां, रिपोर्ट में इस बात का भी जोर देकर कहा गया है कि राज्यों में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। जी अगर वर्तमान समय में रोजाना टीकाकरण की गति को 34 लाख से बढ़ाकर 40 से 45 लाख रोजाना किया जाए तो फिर 3 से 4 माह में 45 साल से ऊपर के लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीन किया जा सकता है, यानी कि वैक्सीन लगाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के नालंदा में जमीन में गड़ी हुई एक तिजोरी मिली है। जी हां, बिहार के नालंदा में पुराना खजाना मिलने को लेकर कयासबाजी तेज है। यह खबर इतनी तेजी से फैली ही कि लोगों की भीड़ जुटने लगी। जी हां, जो सुना वही मौके पर पहुंच गया। भारी भीड़ को देखते हुए और तिजोरी मिलने की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। तिजोरी खोलने को लेकर कोशिश जारी है। जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र का मामला है। जी हाजीपुर मोहल्ले में घर बनाने के लिए मिट्टी के जर्जर पुराने मकान की खोदाई चल रही थी।
खुदाई के दौरान मजदूरों को तिजोरी नजर आई, जिसके बाद और मिट्टी हटाई गई तो फिर पूरी तिजोरी सामने आ गई। जमीन के नीचे मिली तिजोरी की सूचना मिलते ही मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। एक कान से दूसरे कान होते हुए यह खबर कई लोगों के बीच पहुंच गई। इसके बाद लोगों की काफी भीड़ वहां पर जुटने लगी। कई लोग पुराने खजाना मिलने की बात कह रहे हैं। भीड़ को देखते हुए थानेदार भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। लोगों की माने तो तिजोरी काफी पुरानी है। हालांकि समाचार केडीबी लाइव को भेजे जाने तक तिजोरी को खोला नहीं गया था। जैसे ही तिजोरी को खोला जाएगा तो फिर आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आखिर इस तिजोरी में क्या निकला है, क्या नहीं निकला है। दोस्तों, नीतीश सरकार के आला अधिकारियों ने भी बिहार विधानसभा में विधायकों की बर्बरता पिटाई का दोष विधानसभा अध्यक्ष पर फोड़ दिया है। बिहार के डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आज दावा किया है कि मंगलवार को विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वह विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हुआ। अगर किसी को यह लगता है कि पुलिस ने गलत किया है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिए। सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर देगी। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पुलिस द्वारा लात जूते से पिटाई का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। कल ही नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उन्होंने पुलिस की कोई भी गलती नहीं देखी, जो कुछ किया है वे विपक्ष की विधायकों ने ही किया। दोस्तों, भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त अप्रैल में लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। यह वित्त वर्ष 2021-22 की पहली किस्त होगी। इस किस्त के तहत सरकार 2000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजेगी। अगर आप भी इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं और पिछले इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आते रहे हैं और आपके केवाईसी दस्तावेज अपडेटेड हैं तो फिर आपको 8वीं किस्त भी मिलेगी। हालांकि अगर आपने हाल ही में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर पिछले इंस्टॉलमेंट मिलते रहे हैं, लेकिन आप एक बार फिर से आश्वस्त होना चाहते हैं तो फिर मिनटों में इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लाभार्थी की लिस्ट चेक करनी होगी। आप पीएम किसान स्कीम के ऐप पर या फिर किसी इस योजना की वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी की सूची चेक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अजान और बुर्के को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्के पहने ना पहने यह उनके मजहब का मामला है, इस पर किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करने वाली सरकार है। सरकार सभी को विश्वास में लेकर ही बुर्के पर प्रतिबंध कराने का कदम उठाएगी। सरकार ने सभी को विश्वास में लेकर ट्रिपल तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण से मुक्ति दिलाने का बड़ा काम किया है। ये उनका कहना है गुलाब देवी का। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से आजान करना बहुत गलत है। यदि किसी भी धार्मिक कार्य को भंग करने का प्रयास किया जाता है तो वह फिर पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि आजान के लिए मस्जिदों पर 5-5 लाउड स्पीकर लगाकर शोर शराबा करके शांति भंग करे तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आयोजित चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम बंगाल के हर बच्चे को बंगला सिखाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी उर्दू पढ़ाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दीदी ने वोट बैंक के लालच में बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर रोक लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने कहा है कि बंगाल के हर बच्चे को बंगला सीखनी होगी। दीदी इसका विरोध कर रही है क्योंकि वह उर्दू में पढ़ाना चाहती है। वोट बैंक के बंगाली भाषा के सम्मान के साथ अब खेला नहीं होगा दीदी। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपना विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमें घुसपैठियां मुक्त, धमाकों से मुक्त बंगाल, तुष्टिकरण से मुक्त बंगाल, जहां वर्षों पुराने मंदिरों का रखरखाव हो पाए वैसे बंगाल की संरचना करनी होगी, रचना करनी होगी। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद माताओं बहनों को बस, ट्रेन और नाव में फ्री में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में बेटी किसी भी समाज की हो, केजी में पढ़ती हो या फिर पीजी में पढ़ाई करती हो, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में पढ़ाई करती हो, उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना छोड़कर सालों पहले जाने वाले लोग अब पटना वापस आते हैं तो उनको यहां का निर्माण कार्य देखकर आश्चर्य होता है। पटना में कई फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पिछले कुछ सालों में यहां व्यापार भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने आर ब्लॉक जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए कहा है कि इसके शुरू हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी, जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग विकास के काम में ही लगे रहते हैं, लोगों को सहूलियत हो
हो, इसमें हम लोगों की दिलचस्पी रहती है। जी हां, पटना छोड़कर सालों पहले जाने वाले लोग अब पटना वापस आते हैं तो फिर उनको यहां का निर्माण कार्य देखकर आश्चर्य होता है। पटना में कई फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। पटना की आबादी लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में यहां का व्यापार भी बढ़ा है। जी, उन्होंने कहा कि पटना में दूसरी जगह पर भी प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कई स्थल निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ हुई मारपीट, राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ आरजेडी ने कल बिहार बंद का आह्वान किया था। जी हां, आरजेडी की बिहार बंद को महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। जी हां, ऐसे में सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जी हां, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी करके आवागमन बाधित कर दी है। वहीं सभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जी, इसी बीच मेजबान देश ने वैक्सीन को लेकर भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। जी, विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन ने कहा है कि भारत और मोदी ने अपना वादे पर खड़े उतरे हैं। ये खास बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश समेत दुनिया के सभी देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाई थी। इसके अलावा मोदी ने बांग्लादेश को 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन देने का वादा किया। बांग्लादेश सरकार ने भारत का आभार जताया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बांग्लादेशी विदेश मंत्री मोमिन ने कहा है कि पीएम मोदी ने हमें भरोसा दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है, यानी कि वैक्सीन बनाता है, तो फिर बांग्लादेश को भी उसी समय पर टीका मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा। जी, उन्होंने अपना वादा याद रखा। विदेश मंत्री मोमिन ने कहा है कि उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग को जीता है। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन के नए वादे का भी जिक्र किया है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।